नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ऐसे कदम उठाए जिससे महिलाएं आज हर क्षेत्र में नाम कमा रही है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि पिछले 11 साल में महिलाओं के जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने देश के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया है। आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी नीति से भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दिलाई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश मोदी@11 नए भारत की ओर। हाशिए पर खड़ी देश की महिलाएं, जिन्हें सहनशीलता का प्रतीक माना गया, आज बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी हैं। बीते 11 वर्षों में एक ऐसी यात्रा शुरू हुई है जिसमें नारी सिर्फ लाभार्थी नहीं, नीति निर्माण की भागीदार बन गई है। ये सिर्फ योजनाओं की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की गाथा है जिसने नारी शक्ति को भारत की अगली शक्ति बना दिया। इतिहास गवाह है उस दौर का जब महिलाएं सिर्फ घर की चौखट तक सीमित थी। आवाजें दबा दी जाती थीं, सपनों को समाज के दकियानूसी नियमों में बांध दिया जाता था। लेकिन पिछले 11 सालों में भारत की तस्वीर तेजी से बदली है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं हुई है, वो अब नेतृत्व कर रही है। माँ की तबीयत ठीक है, हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना। ये बदलाव किसी एक योजना का नहीं, बल्कि एक सोच, एक नजरिए और एक दृढ़ संकल्प का नतीजा है। और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियां इस पर आकर्षित हो जाएंगे। शहरों की महिलाओं से लेकर गांव की महिलाओं तक, व्यवसाय में लगी हो या घर के कामों में व्यस्त, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उनके जीवन को सरल और सशक्त बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। वो जो घर की दहलीज तक सीमित थी, आज रक्षा, विज्ञान और स्टार्टअप्स की कमान थामे हुए है। बेटी पढ़ाओ से महिला आरक्षण तक, ये दशक नारी शक्ति के पुनर्जागरण का दशक है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं, निर्णायक भी है। ये मिशन शक्ति का ही कमाल है कि इन 11 सालों में महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार की इन्हीं कोशिशों की बदौलत सकारात्मक नतीजे भी साफ दिखाई देते हैं। लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार। पहली बार जन्म के समय लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का दर्ज किया गया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और मातृ मृत्यु दर भी कम हुई है। 2011 से 2013 के बीच 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 167 की जान चली जाती थी, लेकिन अब 2023 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 80 रह गया है। यानी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन पर सीधा और सटीक असर डाला है। महिलाओं को गरिमा से जीने का अधिकार देना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। माटी का चूल्हा, लीपना पोतना, ऊपर से धुआं, गैस कनेक्शन की खबर सुनते ही अब इनके घर में सभी बहुत ही खुश हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडरों ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई का तोहफा दिया। स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत आज करोड़ों महिलाओं को अपने घर में शौचालय की सुविधा मिली है, जिससे उनका सम्मान और सुरक्षा दोनों हासिल हुए हैं। और जल जीवन मिशन ने उन्हें उस पीड़ा से आजादी दिलाई है जब पानी के लिए मीलों पैदल चलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक ही नहीं, आर्थिक भी जरूरी है। इस दिशा में मोदी सरकार ने एक नया इतिहास रचा है। चाहे पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हो, खेलों में बेटियों द्वारा देश का नाम रोशन करना, या फिर स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में बढ़ता महिला नामांकन, हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी देश के लिए प्रेरणा का सबब बन रही है। जहां पहले की योजनाएं केवल दिखावे तक सीमित थीं, लेकिन इन 11 वर्षों में महिलाएं वास्तविक विकास की भागीदार बन चुकी हैं। अब बात महिला विकास की नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास की हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी
शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक विमेन ऑफिसर अपनी जांबाजी दिखा रही है। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाने वाली कई योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और उनके नतीजे आज साफ नजर आ रहे हैं। मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 6 करोड़ से ज्यादा मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें कराई गई। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता की गई। 77 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स 1 रुपए में जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये भारत की नारी शक्ति के बदलाव और आत्मनिर्भरता की कहानी है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, इससे कहीं आगे तक है। डेटा बताता है कि इन 11 वर्षों में 4.2 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत करीब 2.75 करोड़ लाभार्थियों में से 73% महिलाएं हैं और अब सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। ये ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गाँव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित थे। ट्रिपल तलाक भी एक ऐसा मुद्दा था जिसने लंबे वक्त तक देश की मुस्लिम महिलाओं को बेहिसाब संघर्ष के लिए मजबूर किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने हालात बदल दिए। ट्रिपल तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उस डर और शोषण से आजादी दिलाई जिससे वे वर्षों तक जूझती रही। अब हर मुस्लिम महिला अपने हक और सम्मान के साथ जी सकती है, खुलकर, बेखौफ। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। अनुच्छेद 35A के हटने से अब जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी उन अधिकारों की हकदार बन चुकी हैं जिनसे उन्हें दशकों तक वंचित रखा गया। अब वहां की बेटियां भी संपत्ति, पहचान और निर्णय लेने में बराबरी के साथ खड़ी हैं। कभी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाएं दिन का बड़ा हिस्सा पानी भरने, लकड़ी लाने और खुले में शौच जैसे कामों में गंवा देती थी। लेकिन बीते 11 साल में दुश्वारियों का ये दौर भी खत्म हुआ है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज देश में 15.6 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से राहत दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की है। आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूँ वो देश भर की आप जैसी माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूँ। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ शौचालय की कमी के कारण लाखों बेटियां अपना स्कूल छोड़ने को मजबूर थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। स्वच्छ विद्यालय अभियान ने
देश के लगभग 9.8 लाख सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए हैं। अब बेटियां स्कूल में रुकती हैं। कभी महिलाओं का सेना में जाना एक सपना ही हुआ करता था, लेकिन अब महिलाएं तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन पा रही हैं। आज जब देश की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, तो नीति निर्माण में भी उनकी भागीदारी उतनी ही जरूरी है। वे सिर्फ योगदान ही न दें, बल्कि अहम भूमिका भी निभाएं। यही वजह है कि देश आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उत्सव मना रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अब महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। एससी और एसटी महिलाओं को भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की सुविधा दी गई है। नारी शक्ति अब सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी खुल चुके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाएं मुकाम हासिल कर रही हैं। ये पहली बार हुआ है जब एलओसी पर राइफल विमेन की तैनाती की गई, जो अब सरहद की रखवाली भी कर रही हैं। इन 11 वर्षों में हुए क्रांतिकारी बदलाव की एक कहानी ये भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में ही हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के पीछे 100 से ज्यादा महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नई क्रांति है, जिसमें हर भारतीय नारी एक प्रेरणा है, एक आंदोलन है। नारी शक्ति को मिली ये नई रफ्तार आने वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन चुका है। साल 2014 में भारत सरकार की कमान संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फैसलों और नीतियों के जरिए न सिर्फ देश का विकास की राह पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया, बल्कि रक्षा क्षेत्र से लेकर विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को मजबूत किया। वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे पीएम मोदी को आज एक प्रभावशाली वैश्विक नेता के तौर पर पहचाना जाता है। व्यक्ति विशेष में आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को नए भारत के नए तेवरों का संदेश देने वाले पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर बनने की ये कहानी आपको दिखाती है। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान और साख बनाई है। I say to the whole world, India will identify and punish every terrorist. ऑपरेशन सिंदूर में मिली जोरदार कामयाबी के बाद उनकी छवि एक मजबूत, निर्णायक और विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में और भी सशक्त हुई है। पीएम मोदी आज न केवल भारत के बल्कि विश्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार हैं, बल्कि दुनिया उनके लिए गए फैसलों और नीतियों को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। आखिर क्या है इसकी वजह, ये जानना बेहद जरूरी है। दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में गिनती नरेंद्र मोदी 2025 में 75% की स्वीकृति दर के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष पर रहे हैं, जैसा कि मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में दर्ज किया गया।
उनकी लोकप्रियता भारत और विदेशों में मजबूत नेतृत्व और आर्थिक सुधारों के कारण है। पीएम मोदी को 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 और भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो 2024 शामिल है। ये पुरस्कार उनके वैश्विक कूटनीति और शांति प्रयासों की अहमियत को दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन पीएम मोदी ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ 2015 में आईएसए की स्थापना की, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इस पहल ने पर्यावरण स्थिरता और वैश्विक सहयोग को मजबूत किया। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में कई देशों को लाखों वैक्सीन डोज मुफ्त में दी। मुश्किल की घड़ी में भारत ने इन देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। इससे वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा मिला तो छोटे देशों ने भारत से मिली मदद का आभार जताया और प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि और भी मजबूत हुई। 2023 में G20 देशों की अगुवाई। 2023 में भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस आयोजन ने भारत की वैश्विक प्रभाव को दिखाया तो वहीं कूटनीति के गलियारों में भारत का पक्ष मजबूत हुआ और पीएम मोदी दुनिया के कद्दावर नेताओं की कतार में और भी आगे आ गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहचान। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की। दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के मुद्दे पर भारत की इस पुरातन शैली ने दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती। पीएम मोदी ने रूस, फ्रांस, भूटान और फिजी जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। 2024 में भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा, जो भारत भूटान संबंधों को दर्शाता है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। आर्थिक सुधार और वैश्विक प्रभाव। पीएम मोदी की नीतियों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान भारत की तरफ खींचा, जिससे न सिर्फ भारी निवेश आया, बल्कि भारत में मिले अच्छे औद्योगिक माहौल से दुनिया आज मोदी के भारत को उम्मीद की नजरों से देखती है।
26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी। इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। मोदी सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किए। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। उस समय जीएसटी के बारे में लोगों को कुछ डाउट्स थे, स्केप्टिसिज्म था बहुत। आज आकाश जिंदल नहीं, सारी दुनिया मानती है कि जीएसटी बहुत सक्सेसफुल, कामयाब टैक्स। भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में आपदा प्रभावित देशों को हर बार आगे बढ़कर सबसे पहले मदद की है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत ने म्यांमार, तुर्की जैसे देशों को मदद का हाथ दिया। पीएम मोदी की वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है की नीति ही उन्हें न सिर्फ बाकी वैश्विक नेताओं से अलग और अहम बनाती है, बल्कि एक सच्चे ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित भी करती है। हमारी विरासत वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। देश में होने वाले जातिगत जनगणना की तारीख सामने आ गई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब देश में जातियों की गणना जनगणना के साथ की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल खड़े किए हैं। तय हुई जनगणना की तारीखें। भारत में जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस 2027 का शेड्यूल तय हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक यह ऐतिहासिक जनगणना 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातियों की जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। जनगणना की प्रक्रिया 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। यानी इसके बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से डिजिटल होगी। 3 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले 5 साल में ये प्रक्रिया पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीधे लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक जनगणना कराने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। 2027 में जनगणना होगी, 2 साल में जनगणना के आंकड़े आएंगे। इसका मतलब 2029 में भी महिला आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। मार्च 27 से शुरू कर रहे हैं, 2 साल अभी हैं, तो ये अपने चुनाव के एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर इवेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए जनगणना होनी है उस मकसद को हासिल होना चाहिए। जनगणना जल्दी से जल्द हो और उसका प्रारूप क्या होगा ये तय हो जाए। सरकार ने तय किया है कि बर्फीले पहाड़ी इलाकों में पहले जनगणना का काम शुरू होगा। उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले क्षेत्रों में जहां मार्च में पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना टल गई थी। अब 2027 की जनगणना न सिर्फ डेटा गैप को भरेगी बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए नई बुनियाद रखेगी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।